हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपके सामने है क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का टेस्ट पेपर। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। उसमें मैंने आपका हिंदी सब्जेक्ट और सोशल साइंस का जो टेस्ट है उसको कवर किया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लेना है। उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताए हैं, आंसर के साथ ही मैंने आपको वो टेस्ट कवर करवाया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके कुल अंक जो हैं वो 20 हैं और समय 1 घंटा होता है। तो ये है अगस्त माह का पेपर। तो इसमें हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे है कार्डियक पेशी पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, हृदय में। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु जिसका वेग v है इसका संवेग होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा mv का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं से अपनी गति की दिशा बदल सकती, बिना बाह्य प्रयास के अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहा जाता है ऑप्शन नंबर आ, जड़त्व। ठीक है। तो जड़त्व यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो ये 3 अंक के प्रश्न है। पहला हम इसमें देखेंगे, यहाँ पूछा गया है एक्सॉन खालिस्थान ऊतक का भाग होता है। तो इसका सही आंसर है न्यूरॉन। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड है फेफड़ों की श्वसनी में खालिस्थान पेशियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, ये देखिए ये आंसर दिया गया है, मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आप लिखने में गलती ना करें। ट्रेकियलिस पेशियां पाई जाती हैं। उसके बाद फिर हम 3rd नंबर का देखेंगे, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खालिस्थान दिशा में कार्य करते हैं। तो इसका है विपरीत दिशा। इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत। ठीक है। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ आपको उत्तर लिखना है। पहला क्या है, ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग के कोनों पर मोटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सेकंड वाला क्या पूछा है आपसे, गति के द्वितीय नियम का आपको व्यंजक लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, गति के द्वितीय नियम का जो व्यंजक है वो है F बराबर ma। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, वार्षिक में भी इसके आने की बहुत संभावना होती है। तो ये जो न्यूरॉन का नामांकित चित्र है, यहाँ से आपके प्रश्न उत्तर शुरू हो गए हैं। बाकी ये 2 अंक का एक अकेला प्रश्न है, ऊपर एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर थे वो भी 2 अंक के थे, जिसमें आपको 2 प्रश्न पूछे गए। अब यहाँ पे हम न्यूरॉन का नामांकित चित्र देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि देखिए न्यूरॉन का जो नामांकित चित्र वो आपको इस तरीके से बनाना है। बीच में ये केंद्रक है, ये जो आपको दिख रहा है शाखाएं टाइप की द्रुमिका है, तंत्रिकाक्ष जो होते हैं वो इस तरीके से खाने के बीच में, और तंत्रिका का सिरा ये है, और कोशिका काय केंद्रक के बाहर, झिल्ली के अंदर एवं केंद्रक के जो बाहर का स्थान है वो क्या कहलाता है, कोशिका काय। उसके बाद फिर है उसके अथवा में आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आरेखित पेशी का नामांकित चित्र यहाँ पे हम देख लेंगे। ये इस तरीके से एक आँख का एक शेप बनाना है आपको, खड़ी हुई आँख, एक मछली के जैसा भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बनाना है और फिर यहाँ पे आपको इसका नामकरण कर देना है। तो देखो
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सार्कोप्लाज्म जो है ये इस तरीके से यहाँ पे जो भाग है केंद्रक बीच में है, और सार्कोलेमा ये इसकी जो बाहरी परत है, झिल्ली है, वो है। ठीक है, और नीचे आरेखित पेशी आप डाल देंगे। अब उसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5, धीमी चलती हुई किसी वस्तु में की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सभी 2 अंक की प्रश्न है। तो यहाँ आंसर जो है वो यहाँ देख लेंगे हम। बल किसी वस्तु की गति को बढ़ाया धीमी कर सकता है। आपको पता है यदि बाहर से बल लगाया जाए तो किसी भी वस्तु की गति धीमी या तेज हो जाएगी। अब ये दिशा भी बदल सकता है। किसी वस्तु पर यदि अधिक बल लगा दिया जाए तो उसकी गति में अधिक परिवर्तन आएगा। भारी वस्तु की गति में समान परिवर्तन लाने के लिए हल्की वस्तु की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि भारी वस्तु में ज़्यादा बल लगेगा क्योंकि उसका जो वेट है वो ज़्यादा है। फिर है उसके अथवा में मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है। देखिए, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब भी हम चलते हैं या फिर रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके बीच में जो पृथ्वी या धरती है और उसके साथ उसके ऊपर सतह पे कोई भी वाहन, मनुष्य, कोई भी चले या कोई वस्तु है तो उसके बीच एक बल कार्य करता है जिसका नाम है घर्षण बल। तो ये जो है वो चलने वाला कोई भी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई वाहन हो, चाहे वो कोई वस्तु है जो लुढ़क रही है, तो उसकी गति का विरोध करता है। तो जिसके कारण थोड़ी देर तक तो बल जो लगाया गया गेंद पे उसके कारण गेंद लुढ़कती है, लेकिन फिर घर्षण बल के कारण वो स्वयं ही रुक जाती है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। उसके बाद न्यूटन के गति के संबंधी 3 नियम लिखना है। तो यहाँ पे पहला नियम है, एक समान गति की अवस्था में हर एक वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जब तक भी उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। दूसरा है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब कि F बराबर ma। ठीक है, ये स्मॉल f बराबर ma है, वहाँ पे भी गलत लिखा हुआ था ऑब्जेक्टिव में, ये सुधार लीजिए, कैपिटल F नहीं होगा, वहाँ पे भी आपको करेक्शन कर लेना है। एक ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा गया है कि बल और त्वरण के बीच का जो संबंध है, जो भी प्रश्न था उसमें ये दिया गया था। तो इसमें F बराबर ma इस तरीके से आपको लिखना है। T भले ही ना लिखें लेकिन F बराबर ma तीनों स्मॉल आएंगे। तीसरा है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब कोई भी क्रिया कराई जाएगी तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी। उसके बाद फिर है संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। देखिए, इसका मात्रक क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक है, किलोग्राम मीटर सेकंड के ऊपर जो पावर है वो -1 की है, मतलब ms के ऊपर -1, kg ms के ऊपर -1। संवेग में न्यूटन गति के विषयक द्वितीय नियम बताता है। क्या बताता है द्वितीय नियम? कि कुल बाहरी बल उस समय से विभाजित जिस पर वह बदलता है तंत्र के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। कुल मिला के जो बल है वो जिस समय बदल रहा है जिस समय में, तो उससे उसे विभाजित करना है और तंत्र के संवेग में जो परिवर्तन है उसके बराबर ही से माना गया है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी अंतरकोशिकीय स्थान के बिना एपिडर्मिस जो है पौधों को पूरी सतह को कवर करता है। कुछ पौधों में पौधों की पानी की कमी को पूरा करने के लिए एपिडर्मल बाल भी होते हैं। जैसे आप बारीक बारीक देखेंगे, सफ़ेद सफ़ेद पौधों की पत्तियों पे बहुत बारीक बारीक आपको बारूम की तरह दिखेंगे। एपिडर्मल कोशिकाएं पानी सहनशील होती हैं और इसलिए पौधों में पानी की कमी को कम करती हैं। उसके बाद जो प्रश्न ये है आपका अंतिम प्रश्न, पेशियों से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती हैं? रेखित पेशी को समझाना है। देखिए, यहाँ पे है जो पेशियाँ वो 3 प्रकार की हैं, ऐच्छिक मांसपेशियाँ, अनैच्छिक मांसपेशियाँ और हृदय मांसपेशियाँ। ये होगा इनके प्रकार। उसके बाद फिर यहाँ पे
लिखित पेशी के बारे में दिया गया है कि कंकाल पेशियां शरीर के जो कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी गतिविधियां स्वैच्छिक नियंत्रण में होती हैं इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। तो ये एक बड़ा प्रश्न बन सकता है कि जो रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी एक ही है या नहीं। तो ये आपको इसमें उत्तर में सत्य लगाना है, खाली स्थान में भी आए तो आपको सही जवाब भर देना है। तो ये था आपका साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।